हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज एक्सक्रीशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की और पूरी कोशिश रहेगी कि आज के इस सेशन में हम प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है हम वो भी सीख लें। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसका टारगेट होगा एक्सक्रीशन प्रोसेस को समझना। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस की। ठीक है, तो अब सुनो, हमने एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनिज्म उठाया था। हमने क्या किया? एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनिज्म उठाया। इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत आलसी है, बहुत लेज़ी है। एक ऑर्गेनिज्म भले ही कितना भी लेज़ी क्यों ना हो, कितना ही आलसी क्यों ना हो, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं ये सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में लगातार काम करते रहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि हमने एक ऑर्गेनिज्म उठाया, उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ऑर्गेनिज्म कैसा है? निहायती आलसी है, दिन भर मगरमच्छ के समान ऐसा पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। ऑर्गेनिज्म तो लेजी है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं ये सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में लगातार काम करते रहते हैं। एक काम करते हैं ना, हम भी एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलो, हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है? ये ऑर्गेनिज्म निहायती आलसी है, दिन भर मगरमच्छ के समान ऐसे पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, निहायती आलसी है। तो ऑर्गेनिज्म लेजी है। कैसा है? लेजी है। लेकिन इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स हैं ये सेल्स लगातार काम करते रहते हैं, पूरे टाइम काम करते रहते हैं, ऑल द टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशंस। बात आई समझ में कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि लेजी है, भले वो कितना ही लेजी क्यों ना हो, कितना ही आलसी क्यों ना हो, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं ये सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में लगातार काम करते रहते हैं, पूरे टाइम, ऑल द टाइम। क्या काम करते हैं? ऑफिस जाते हैं क्या सेल्स? 9 से 5 की जॉब करते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली इन सेल्स के अंदर होती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। इन सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म, फिर से लिखती हूँ उसको मैं, एक मिनट। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या होती रहती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। अब एक काम करते हैं, हम एक सेल को उठाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हम एक सेल उठाते हैं। वैसे तो भाई इसकी बॉडी में माशाल्लाह बड़े सारे सेल्स हैं, है ना। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन इतने सारे सेल्स को एक साथ पढ़ना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल उठाते हैं। चलो
उठाते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल है। ये क्या है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल है। अब इस सेल में क्या होती रहती हैं? इस सेल में होती रहती हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होती रहती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इतना तो समझ में आ गया कि चलो मैम ठीक है, समझ में आ गया कि सेल में, बॉडी के सेल में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। लेकिन इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? एक्चुअली इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें बनती हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें बनती हैं। वहीं इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें टूटती भी हैं। दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि मैम चलो ठीक है, मान लिया कि सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही, लेकिन उन बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता क्या है? तो बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें टूटती हैं। अब ध्यान से सुनना, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें कुछ चीजें बन रही हैं, चीजें सिंथेसाइज हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? पता है? एनाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। वो वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें चीजें टूटती हैं, चीजों का ब्रेकडाउन होता है, कुछ तोड़ फोड़ होती है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। मैं उम्मीद करती हूं कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था जो कि निहायत ही आलसी था, लेजी था। उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स थे और ये बहुत सारे सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में लगातार काम करते रहते हैं। क्या काम करते हैं? ऑफिस जाते हैं क्या? नहीं। सेल्स में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। तो हमने क्या करा? इसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक सेल उठाया। इस सेल में क्या हो रहा है? इस सेल में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो तो रही हैं, लेकिन इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में होता क्या है? इन बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती भी हैं। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें चीज़ें बनती हैं, चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, सिंथेसाइज होती हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। वहीं वो वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें चीज़ें टूटती हैं, चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है, कुछ तोड़फोड़ होता है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक? अब ये जो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये जो एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये एक्चुअली हैं क्या? एक्चुअली ये दो टाइप्स हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के। ठीक है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो टाइप्स होते हैं।
कौन कौन से? एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। भाई देखो, मतलब पे मतलब निकलेगा, इसलिए ध्यान से सुनते जाना। जैसे कि प्रीवियस सेशन पे है ना, प्रीवियस सेशन में जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स समझा था, तो प्रीवियस सेशन में मुद्दे पे मुद्दा उठ रहा था, वैसे ही इस सेशन में मतलब पे मतलब सामने आएगा। इसलिए सुनते जाना ध्यान से, तो सब समझ में भी आएगा। मतलब ये निकलता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो आलसी टट्टू है ना, ये जो आलसी लेजी ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती ही रहती हैं। इसकी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में, टू बी मोर, भाई बॉडी में कहाँ, बॉडी के अंदर सेल्स में, है ना। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, बॉडी के सेल्स में लगातार मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में कुछ चीज़ें बनेंगी, एनाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, सिंथेसाइज होंगी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ चीज़ें टूटेंगी, ब्रेक डाउन होगा। तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, बॉडी के सेल्स में लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। तो बॉडी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम मिला दें, बॉडी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम मिला दें, तो पता है क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। कितना भारी नाम लगता है ना ये, मेटाबॉलिज्म। उम्मीद करती हूँ कि ये पढ़ने के बाद जो है ना, आपको मेटाबॉलिज्म शब्द जो है भारी लगना थोड़ा सा कम हो जाएगा। कि बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, टू बी मोर स्पेसिफिक सेल्स में लगातार मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं। तो बॉडी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम मिला दें, बॉडी की सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को अगर हम मिला दें, तो सभी के सभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस मिल करके पता है क्या बना देती हैं? ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मेटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? चलो, तो मुझे लगता है कि इतना तो आप लोगों को क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की। चलो आगे क्या पढ़ते हैं? इतना समझ में आया ना? देखो, ऐसा है कि अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। वो ठीक है कि बोलने की भी आदत होनी चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, लेकिन अच्छे से सुनना भी आना चाहिए। जितने अच्छे से सुनते हो ना, उतने अच्छे से समझ में आता है। और मैं तो आपको स्पेशली हर एक चीज़ लिख लिख कर बताती हूँ, ताकि सारी, देखो बातें तो आप मेरी सुनोगे ही, ऐसा नहीं कि मेरी बातें सुनोगे नहीं, बातें तो आप मेरी सुनोगे ही। लिख लिख कर मैं आप लोगों को इसलिए समझाती हूँ ताकि जो लिखा हुआ है ना, वो आप देखोगे तो भी क्या होगा, दिमाग में तो जाएगा ना। अरे जो देखते हो वो दिमाग में जाता है कि नहीं जाता है? मेरी बातें सुनोगे तो वो बातें भी दिमाग में जाएंगी। जो मैं लिख रही हूँ वो भी देखोगे तो वो सारी बातें भी आपके दिमाग में जाएंगी। तो कुल मिलाकर के सारी बातें आपके दिमाग में पहुँच जाएंगी। सारी बातें जब दिमाग में पहुँच जाएंगी तो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो।
तो मेटाबॉलिज्म तक आपको यहाँ तक मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। अच्छा, अब सुनो आगे की कहानी। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स सामने निकल करके आते हैं। क्या बोला मैंने कि जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स सामने निकल करके आते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये क्या है? एक एनाबॉलिक रिएक्शन। ये A है, ये B है, इनसे क्या बन गया? C। ये A है, ये B है, इनसे क्या बन गया? C बन गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एनाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट मुझे बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैंने आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है कि ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट मुझे बता दो। तो आप बोलोगे कि मैम ये जो C है ना, C, ये C ही है क्या? इस एनाबॉलिक रिएक्शन का प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो इस सही बात को हम लिख लेते हैं। चलो, कि ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, AR मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शन, ये जो एनाबॉलिक रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट क्या है? C। ठीक। अब यहां देखो, ये क्या है? एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये क्या है? एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ये X है जो कि टूट गया है Y और Z में। अरे ये X है जो कि टूट गया है Y और Z में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसका मुझे प्रोडक्ट बताओ, तो आप मुझसे बोलोगे कि मैम ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है ना, इसके तो दो प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से? Y एंड Z। बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं ना, इस सही बात को भी हम लिख लेते हैं। कैसे? कि ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, CR मतलब कि कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, इसके प्रोडक्ट्स कौन कौन है? Y एंड Z। कौन कौन है? Y एंड Z। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ऐसा है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं, उनसे आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं, उनसे आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले हैं? ज़रा हम उनको एक बार यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। देखो क्या क्या मिला है? C मिला है, Y और Z, है ना? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले हैं भाई? C, Y एंड Z। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमने देखी हैं, उनसे हमको ये सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं, C, Y एंड Z। अब देखो, ये जो C है ना, ये तो यूजफुल है। ये जो C प्रोडक्ट है, ये तो यूजफुल है। ये जो Z है,
ये भी एक यूजफुल प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो Y है ना, Y किसी काम का नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक वेस्ट है। ये क्या है? एक वेस्ट है। जो हमने अभी अभी मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखी हैं, उनसे हमको ये 3 प्रोडक्ट्स मिले हैं, जिनमें से ये दोनों C एंड Z, ये दोनों ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इस Y की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, जो कि क्या है? वेस्ट है, किसी काम का नहीं है। तो जो चीज़ काम की नहीं होती है उसको तो हम वेस्ट बोल ही देते हैं। तो ये जो Y है ना, ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोला? वेस्ट बोला। लेकिन ये वेस्ट कैसे आया है? ये वेस्ट कैसे जनरेट हुआ है? ये वेस्ट आया कहाँ से है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही तो आया है ना। अरे अपने आप तो Y था नहीं, अपने आप तो Y था नहीं। Y कहाँ से आया? मेटाबॉलिक रिएक्शंस से ही तो आया है ना। अब क्योंकि Y किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला कि अरे तुम तो वेस्ट हो। लेकिन ये वेस्ट कहाँ से आया है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस से ही आया है। ये वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस से जनरेट हुआ है। इसीलिए इस Y को, इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? टू बी मोर स्पेसिफिक, मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं? टू बी मोर स्पेसिफिक, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो अब मतलब समझ में आया कि मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या होते हैं। चलो लिखते हैं, लिखो लिखो लिखो, जितना हो सके उतना लिखो। मेटाबॉलिक वेस्ट्स, ये वो वेस्ट्स हैं जो कि जनरेट होते हैं कहां से? मेटाबॉलिक रिएक्शंस से। अब नहीं भूलना, ठीक है? मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या होते हैं? ये वो वेस्ट्स होते हैं जो कि जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस से। तो ये जो Y है, ये पहले से तो था नहीं सेल के अंदर। जब सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई तब जाकर के ये Y बना। लेकिन भाई Y के साथ तो C और Z भी बने थे। अरे ये तीनों ही तो हमें प्रोडक्ट्स मिले थे ना मेटाबॉलिक रिएक्शंस से। C, Y एंड Z, ये तीनों ही पहले नहीं थे सेल के अंदर। जब सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई तब जाकर के ये तीनों बने। लेकिन इन तीनों में से C और Z तो काम के हैं। ये C और Z यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस Y की, तो Y तो किसी काम का नहीं है, और जो जिस काम की नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। तो ये वेस्ट तो है, लेकिन ये वेस्ट अपने आप तो नहीं आया ना सेल में। ये वेस्ट कहाँ से आया है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस से आया है। तो वो वेस्ट जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस से जनरेट हो, उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने डेफिनेशन भी लिख दी है कि मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट्स वो वेस्ट्स हैं जो कि जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस से। अब आप बोलोगे कि मैं मज़े नहीं आ रही, एग्जाम्पल तो दो, ऐसे कैसे हम समझ लें? चलो ठीक है, लो एग्जाम्पल। मेटाबॉलिक वेस्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट्स एग्जाम्पल हमें चाहिए हैं इनके, है ना? एग्जाम्पल चाहिए हैं। तो एक तो ऐसा एग्जाम्पल है मेटाबॉलिक वेस्ट का जिसको कि आप बहुत पहले से जानते हो, आपका बहुत गहरा रिश्ता है उसके साथ। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, ऐसे मत बोलो कि नाम ही नहीं सुना। हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट्स के एग्जाम्पल। सबसे पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि हमारा बहुत ही गहरा पुराना रिश्ता है।
बहुत पहले से हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। आप बोलोगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। आप बोलोगे कि मैम कैसे, हमारा तो दिल मानने को तैयार ही नहीं है। सुनो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? गुल्लू होता है, गुल्लू, ग्लूकोज, ठीक है, जो कि टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी है ना, पढ़ा चुकी हूं मैं, याद करो। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेल के अंदर, टू बी मोर स्पेसिफिक माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन, आई बात समझ में? ये हम पढ़ चुके हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? सेल के अंदर सबसे पहले तो ग्लूकोज जाता है, सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज जाता है। ग्लूकोज जो है टूटता है किसमें? पायरुवेट में। फिर ये पायरुवेट जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट भी है और ऑक्सीजन भी है। तो वो जो पायरुवेट है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी और एनर्जी निकलती है और ढेर सारी एनर्जी जो है निकलती है, उसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये है क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन, कि हमारे सेल में सबसे पहले ग्लूकोज आता है जो कि टूटता है किसमें? पायरुवेट में। फिर ये पायरुवेट मुंह उठा करके चला जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन भी चली आती है। तो कुल मिलाकर के अब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट भी है, ऑक्सीजन भी है। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और निकलती है इतनी सारी एनर्जी। तो एक काम करते हैं ना, इस गुल्लू की जगह पे, क्योंकि हमने रिवाइज कर ही लिया है, तो यहाँ पे हम पायरुवेट ही लिख देते हैं, बुरा मत मानना, ठीक है। निकलती है इतनी सारी एनर्जी जिसको कि हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो देखो एनर्जी जो निकली, ये प्रोसेस हुई ही क्यों थी? ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई ही क्यों थी? क्योंकि हमको चाहिए थी एनर्जी, क्योंकि हमें काम करना है, तो एनर्जी तो निकल गई। ये जो है ना पानी, इसका क्या होगा भाई? पानी की तो सख्त ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, तो ये तो जो है हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या काम है? कोई काम नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं और छोड़ देते हैं बाहर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी, ये क्या है? ये दोनों ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, ये दोनों क्या है? शॉर्ट में लिखती हूं एमआर। एमआर मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। ये तो काम का है, ये काम का है, ये बेकार है, ये बेकार है। जो बेकार है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और क्योंकि ये वेस्ट कहां से आया है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से आया है। ये वेस्ट कहां से आया है? मेटाबॉलिक रिएक्शन से आया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे है? एक मेटाबॉलिक वेस्ट, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है कि इनमें क्या होगा? इनमें होगा नाइट्रोजन, इनमें होगा नाइट्रोजन। देखो मैं आपको बताती हूं कि हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे बनते हैं। एक इंसान बहुत मोटा है,
ठीक है ना। तो उसको लोग आकर के बोलते हैं कि अरे तुम तो कितने मोटे हो यार, कुछ करो, वजन कम करो, तुम तो बहुत मोटे हो। तो वो इंसान बोलता है कि यार मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। एक दिन उस मोटे इंसान ने, या ऐसा समझ लो कि एक दिन उस मोटे इंसान को किसी ने आकर के सलाह दे दी, एक गधे ने आकर के सलाह दे दी। गधा मैं क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको बात बताती हूँ, कि तुम जो है ना प्रोटीन रिच डाइट लो। तो प्रोटीन को ना पचाने में हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, कैलोरीज बर्न होती है। तो तुम एक काम करो, तुम प्रोटीन ही प्रोटीन लो, छोड़ दो कार्ब्स, छोड़ दो फैट, तुम तो प्रोटीन ही प्रोटीन लो। तुम तो अंडा खाओ, मच्छी खाओ, हैं, तुम तो प्रोटीन खाते जाओ और तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो जो मोटा इंसान था भाई वो तो रेडी था कुछ भी करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो भी अपने मोटापे से परेशान था। तो मोटे इंसान ने जैसे ही सुना कि अच्छा प्रोटीन खाने से वजन कम होता है, प्रोटीन रिच डाइट लेने से वजन कम होता है, तो उसने धकाधक प्रोटीन खाना शुरू कर दिया। प्रोटीन पाउडर ले लेकर के आ रहा है, खाया जा रहा है, रोटी सब्जी जो ना सब छोड़ दी है, खाया जा रहा है प्रोटीन, खाया जा रहा है प्रोटीन। अब क्या होगा, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाकर के टूटता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। पढ़ा चुकी हूं मैं आपको डाइजेशन। तो अब मैं आपसे ये बोल सकती हूँ कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन हम खाते हैं वो जाकर के टूटता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। अब क्योंकि मोटे इंसान ने इतना प्रोटीन खाया और वो पूरा का पूरा प्रोटीन किसमें टूट रहा है, जाकर के उसकी बॉडी में अमीनो एसिड्स में ही टूट रहा है। तो अमीनो एसिड्स भी ढेर सारे हो गए, तो बॉडी परेशान हो गई कि बाप रे इतने अमीनो एसिड्स का होगा क्या। तो इन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को भेजा गया कहाँ, लिवर में, कि लिवर दद्दा तुम ही कुछ करो, ये जो इंसान है ये तो खाया जा रहा है प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते जा रहे हैं, लिवर दद्दा तुम ही कुछ करो, इन अमीनो एसिड्स का कुछ करो। तो लिवर क्या करता है, अब इन अमीनो एसिड्स को तोड़ना शुरू करता है। लिवर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को तोड़ना शुरू करता है। तो जब अमीनो एसिड्स टूटते हैं ना तो कुछ यूजफुल चीज़ें बनती हैं। अगेन टूटने फूटने वाली क्या हो गई है, रिएक्शन आ गई है। तो लिवर क्या करता है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को तोड़ता है। तो जब वो तोड़ता है तो कुछ काम की चीज़ें बनती हैं और बन जाते हैं क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि वो जो मोटा इंसान है उसको आकर के जिसने सलाह दी है उसको मैंने गधा क्यों बोला। देखो ऐसा है कि इस पूरी दुनिया में ना हर कोई सोचता है कि उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। नॉलेज होना अच्छी बात है, कंप्लीट नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ नॉलेज अगर ना हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन जो बीच वाली सिचुएशन होती है कि आधी अधूरी नॉलेज है, आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जो है ना हार्मफुल ही होता है। या तो ज्ञान है तो पूरा लो या तो ना ही लो। बीच का कि पढ़ लिया, कहीं पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया, हो गया। अगर इतना ही ज्ञान लेने का शौक है तो कम से कम पूरा तो लो कि हाँ भाई प्रोटीन रिच डाइट लेने से वजन कम होता है, ये तो ठीक है चलो, क्योंकि प्रोटीन को पचाने में बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, कैलोरीज लेनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के किसी को सलाह दे दो कि तुम तो बस जिंदगी भर प्रोटीन ही खाते रहो कुछ महीने और फिर देखना क्या तुम्हारा वजन कम होगा। ये गलत है। आई बात समझ में? तो जो बोल रहा है वो भी गधा है, जो जिसने मान लिया वो भी गधा है, वो भी कम गधा थोड़ी ना है। उसने माना क्यों? जाना था तो डॉक्टर के पास जाते, उससे सलाह लेते, लेकिन क्या किया, एक गधे की बात सुन ली और खुद भी क्या बन गए, ढैंचू ढैंचू। ये गलत बात है। ठीक है, चलो। तो कुल मिलाकर के हाँ, हमारी बॉडी में कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है ये मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा प्रोटीन खाता है उसी की बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि मोटे इंसान ने इतना प्रोटीन खाया कि दे प्रोटीन जो कि टूटता है अमीनो एसिड्स में, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को भेजा गया लिवर में, लिवर ने तोड़ा, कुछ अच्छी चीज़ें बनी, कुछ बेकार बना। जो बेकार बना उसमें क्या था, नाइट्रोजन था, क्योंकि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है।
तो जब अमीनो एसिड्स को लिवर ने तोड़ा तो कुछ काम की चीजें बनी और कुछ बेकार चीजें बनी। बेकार चीजों में क्या था? नाइट्रोजन था। क्योंकि वो चीजें बेकार थी इसलिए उनको क्या बोला? वेस्ट। और क्योंकि उस वेस्ट में नाइट्रोजन था तो क्या बोल दिया? नाइट्रोजनस वेस्ट। आई बात समझ में? नॉर्मली बॉडी में, हमारी बॉडी में भले हम बहुत सारा प्रोटीन ना खाएं, ठीक है ना, नॉर्मली देखो ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन खाया है तो बहुत ज़्यादा ही नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा। लेकिन अगर नॉर्मली भी हम प्रोटीन खाते हैं ना तो थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट तो बनता ही बनता है, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। ये तरीका होता है, बॉडी में ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं, हमारा ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो, तो नाइट्रोजनस वेस्ट कुछ इस तरीके से बनता है। अब 3 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। चलो इनके बारे में हम बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? मैं आपको मेटाबॉलिक वेस्ट्स के एग्जाम्पल दे रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। फिर इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेटाबॉलिक वेस्ट का? नाइट्रोजनस वेस्ट। इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 3 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब सुनो काम की बात। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी में किसी काम के तो होते नहीं है भाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये नाइट्रोजनस वेस्ट्स काम के नहीं होते हैं, इसीलिए बॉडी से इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बाहर निकालना होता है, एलिमिनेट करना होता है। और इन नाइट्रोजनस वेस्ट्स की जो एलिमिनेशन प्रोसेस है उसे पता है हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सुनो मेरी बात ध्यान से। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस से नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। आई रिपीट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और उन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस से ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाते हैं। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट अच्छे नहीं होते हैं। चाहे आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रोसेस है जिसमें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल देता है, इसी एलिमिनेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। इसका मतलब क्या? कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, आगे की बात करते हैं। ठीक है, सुनो। ऐसा है कि अब मैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैं ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बना रही हूँ। तो आप बोलोगे मुझसे कि मैम ऐसे कैसे आप ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बना सकती हो? किस बेसिस पे बनाई है आपने ये 3 कैटेगरीज? बेसिस ये है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रही हैं। ऑर्गेनिजम्स कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं, उस हिसाब से, उस बेसिस पर मैंने ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी? चलो लिखते हैं। तो यहां पर मैंने
ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। किस बेसिस पर? कि भाई ऑर्गेनिजम्स कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, सुनो। सबसे पहली कैटेगरी है अमोनोटेलिक। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? अमोनोटेलिक। दूसरी है यूरियोटेलिक। दूसरी कौन सी है? यूरियोटेलिक। तीसरी कैटेगरी है यूरिकोटेलिक। तीसरी कैटेगरी है यूरिकोटेलिक। पहली कैटेगरी की बात करते हैं। इतना समझ में आया ना कि मैंने ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज बना दी हैं। किस बेसिस पर? कि भाई ऑर्गेनिजम्स कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अमोनोटेलिक, दूसरी यूरियोटेलिक, तीसरी यूरिकोटेलिक। हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी की, अमोनोटेलिक। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई कि इस कैटेगरी में जो पहली बात तो ये देखो कि इस कैटेगरी में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक बोलते हैं। और ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे। ठीक, अब देखो जो अमोनिया है ना, ये बहुत ही टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये बहुत ही टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और ये बहुत बढ़िया से सोल्यूबल होता है पानी में। इसकी बहुत मतलब जो अमोनिया ना, अमोनिया इसकी बहुत ही गहरी दोस्ती होती है पानी से, तो ये बहुत बढ़िया जो ना पानी में सोल्यूबल होता है। तो अमोनिया की एक डिमांड होती है। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा बना है? अमोनिया बना है मेटाबॉलिक रिएक्शन से। तो अमोनिया की एक डिमांड होती है कि अमोनिया बोलता है कि ठीक है, मैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले मुझे ढेर सारे पानी में घोलो। क्यों? क्योंकि अमोनिया की दोस्ती ही इतनी अच्छी रहती है पानी के साथ। तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए एक वो बोल सकते हैं कंडीशन होती है। अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि ढेर सारा पानी चाहिए है। मतलब कि जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है ना, इनके पास ढेर सारा पानी होता है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के पास ढेर सारा पानी होता है, जिसकी मदद से ये अपने बॉडी से अमोनिया को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं अमोनिया को। भाई देखो सीधी सी बात है, अमोनिया जब हम बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसको बॉडी में रख तो सकते नहीं है, तुरंत की तुरंत बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके पास बहुत सारा पानी होता है। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारा पानी होता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से अमोनिया को दफा कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ कि कौन हो सकते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। आप बोलोगे कि मैम वो देखो चिड़िया, मैम वो देखो चिड़िया ऊपर उड़ रही है, ये है अमोनोटेलिक। अच्छा, चिड़िया भी देख करके बोलेगी कि क्या पागल इंसान है, अरे मेरे पास कहाँ पानी है, कहाँ पानी है मेरे पास। मैंने आपको क्या समझाया कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के पास ढेर सारा पानी होना चाहिए, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो आपने बोला कि मैम देखो वो आसमान में चिड़ैया उड़ रही है, चिड़िया वो है क्या? अमोनोटेलिक। वो क्या करती है? अमोनिया एक्सक्रीट करती है। तो ये बात सुनकर के चिड़िया भी दंग रह गई कि हे भगवान, क्या पागल इंसान है, मेरे पास कहाँ से पानी, मेरे पास तो पानी नहीं, मेरे पास तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं नहीं कर सकती अमोनिया को एक्सक्रीट। तो भाई सीधी सी बात है ना, हवा में उड़ने वालों की बात क्यों कर रहे हो? पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करो ना भाई। जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके पास तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? पानी ना होगा। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अमीबा, प्यारा अमीबा, अरे यार एक तो इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाती है, अमीबा, ठीक है ना। इसके अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। इसके अलावा वो जो फ्रॉग का टेडपोल होता है, फ्रॉग का टेडपोल,
फ्रॉग का टेडपोल, इसके अलावा वो अपनी बोनी फिशेस, आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो यहां पे ध्यान से। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, पानी में बढ़िया से क्या होता है, सॉल्युबल होता है। लेकिन अमोनिया के एक्सक्रीशन की एक कंडीशन होती है कि ढेर सारा पानी चाहिए होता है। तो ढेर सारे पानी के साथ क्या होता है, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम, फ्रॉग का टेडपोल, फ्रॉग नहीं टेडपोल, सिर्फ टेडपोल, क्योंकि जो टेडपोल होता है ना, फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वही पानी में रहता है, फ्रॉग तो बाहर रहता है, लैंड पर रहता है। फ्रॉग सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए पानी में जाता है, तभी तो फ्रॉग क्या है, 9th में हम पढ़ते हैं कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। एम्फीबियन का मतलब क्या, डुअल लाइफ, पानी में भी रह जाते हैं, लैंड पर भी रह जाते हैं। जैसे कि एक टेडपोल है, जब वो टेडपोल होता है तब तो वो पानी में रहता है, पानी में तैरता है, लेकिन जब वो टेडपोल ग्रो कर जाता है किसमें, एक एडल्ट फ्रॉग में, फिर तो वो लैंड पर आ जाता है, हमारे घर में घुस जाता है, घर में घुस करके टर्र 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 करता है कि नहीं करता। तो फ्रॉग्स जो ना वो रिप्रोडक्शन के लिए पानी में घुसते हैं, वैसे तो वो रहते तो लैंड पर ही हैं, पेड़ पे चिपक जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, मिट्टी में रहेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो केवल फ्रॉग का टेडपोल क्या है, अमोनोटेलिक है। इसके अलावा बोनी फिशेस। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करने वाले हैं, अरे दद्दा, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले हैं। ये बेसिकली लेस टॉक्सिक होता है, अमोनिया के कंपैरिजन में ये लेस टॉक्सिक होता है, और इसको पानी भी कम चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए, मतलब इसको एक्सक्रीट करने के लिए, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए पानी भी कम चाहिए होता है। अमोनिया को तो ढेर सारा पानी चाहिए होता है कि ना, मुझे तो ढेर सारा पानी चाहिए, इसलिए ये ही क्या कर सकते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही क्या कर सकते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यूरिया की, तो यूरिया पानी में होता है, सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन होता है, और इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। प्लस ये अमोनिया से लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है। अब सुनो, बात ये है, क्या बात है, अब इसके एग्जाम्पल्स बताओ कौन हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हम खुद, यानी कि मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। हम क्या करते हैं, हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। आप बोलोगे कि मैम हमारी बॉडी में अमोनिया नहीं बनता क्या? बनता है, बॉडी में अमोनिया बनता है। फिर ये अमोनिया, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन फिर ये अमोनिया एक यूरिया साइकिल में एंटर करता है और क्या बन जाता है, फिर यूरिया बन जाता है, और फिर उस यूरिया को हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन उसको हम लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और फिर यूरिया को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों किया, ये तो गलत बात है। अमोनिया बना था तो अमोनिया को ही बाहर निकाल देते, क्या जरूरत थी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करने की? ऐसा है, अभी बताया है कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ढेर सारा पानी चाहिए। भाई हमारे पास कहाँ है इतना सारा पानी, हमारे पास इतना सारा पानी नहीं है। आई बात समझ में कि 10-10 लीटर क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में पानी हो रहा है? अरे ना भाई, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे बॉडी में पहली बात तो इतना पानी होता ही नहीं है कि हम जो है ना अमोनिया को एक्सक्रीट कर पाए, हमारी उतनी क्षमता ही नहीं होती है। मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में पानी आ गया है, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि अरे ज़्यादा पानी पीने से जो ना स्किन ग्लो करती है, तो हमने चलो मान लिया कि चलो ठीक है, हमारे बॉडी में ढेर सारा पानी है। अब इस ढेर सारे पानी से हम क्या करेंगे, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे।
तो पानी अगर आपके पास आ गया है ढेर सारा, अब आप अमोनिया को निकाल रहे हो बाहर, तो क्या जिंदगी भर टॉयलेट सीट पर ही बैठे रहोगे क्या? कि जो टॉयलेट है वो होती जा रही, सुसु होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही है, पढ़ भी वहीं लेना बैठ करके। सुनने में कितना अजीब लगता है ना, तो सोचो करने में कितना अजीब होगा। तो इसलिए ना करना पड़े, इसलिए हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, और फिर हम क्या करते हैं, यूरिया को अपनी बॉडी से दफा कर देते हैं बाहर। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या? कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस यहाँ आती हैं अमोनोटेलिक में, कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं यहाँ कहाँ? यूरियोटेलिक में। एग्जाम्पल शार्क, शार्क, ठीक है। और यहाँ आ जाता है फ्रॉग। फ्रॉग बोलेगा कि मेरे टेडपोल को करने दो, अमोनिया निकालने दो, मैं तो जो है यूरिया ही निकालूंगा। क्यों? अरे फ्रॉग तो लैंड पर आ गया ना, तो लैंड पर तो इतना पानी अवेलेबल नहीं है, इसलिए फ्रॉग बोलेगा कि रहने दो, हम तो यूरिया निकालेंगे, वो मस्त है। ठीक है, लास्ट है यूरिकोटेलिक। ये क्या करेंगे, नाम से समझ में आ रहा है, यूरिक एसिड निकालेंगे। यूरिक एसिड जो है एक्सक्रीट करेंगे। यूरिक एसिड जो है ना वो लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। देखो ऐसा है, ये हाईली टॉक्सिक है, तो इसको तो बिल्कुल भी बॉडी के अंदर रख ही नहीं सकते हैं। अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसीलिए इसको हम अपनी बॉडी के अंदर, मतलब जिनके अंदर ये बनता है ना, अमोनिया हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसलिए इसको बॉडी के अंदर रख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो अमोनोटेलिक होते हैं, इनके अंदर पानी आता रहता है, पानी जाता रहता है, तो जितने बार पानी आएगा जाएगा ना, उतने बार ये अमोनिया निकाल देंगे। तो अमोनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए जब पानी आएगा, जैसे ही पानी वापस जाएगा तो उसके साथ में ये अमोनिया निकाल देंगे। यूरिया लेस टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, इसको हम थोड़ी देर अपनी बॉडी में रख सकते हैं। लेकिन जो यूरिकोटेलिक है, मतलब जो यूरिक एसिड है, जो यूरिक एसिड है, ये तो लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो इसको तो काफ़ी देर के लिए जो है ना बॉडी में रखा जा सकता है, और इसको लीस्ट वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स तो आप अपने दिमाग से बता सकते हो ना, वो ऑर्गेनिजम्स जिनको पानी ज़्यादा नसीब ही नहीं होता है, बर्ड्स है ना, बर्ड्स बेचारी हवा में उड़ती रहती हैं, उनको कहाँ पानी नसीब होगा। रेप्टाइल्स, छिपकली देखो ऐसे चिपकी रहती है दीवार पे, कभी देखा है क्या छिपकली को स्विम करते हुए पानी में? नहीं ना। तो फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, आई बात समझ में? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जो वो है क्या बोलते हैं, मकड़ी, वो चिपकी हुई है, उसको बेचारी को कहाँ पानी मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। इसीलिए इंसेक्ट्स भी क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक ही होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको ज़्यादा पानी नसीब होता ही नहीं है, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं कि भाई हमारे पास तो पानी नहीं है, हम क्या करें, हमको तो फिर ऐसा ही नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना होगा जिसको निकालने के लिए कम से कम पानी चाहिए। बेस्ट कौन है, यूरिक एसिड है। तो एग्जाम्पल कौन है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स हवा में उड़ रही हैं, कीड़े मकोड़े जो है ना हवा में उड़ रहे हैं, जो छिपकली है वैसे चिपकी हुई है, उसके पास कहाँ पानी है फिर, तो वो क्या करेंगे, यूरिक एसिड निकालते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यूरिक एसिड है ये लीस्ट टॉक्सिक है, तो इसको बॉडी में रख सकते हैं। थैंक गॉड यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और इसको बॉडी में रख सकते हैं। अदरवाइज पता है क्या होता है, अगर आप घर से बाहर निकले हो, घर के बाहर चिड़िया होते हैं, कबूतर होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, गौरैया होती है, स्पैरो होती है, पट 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 वो पॉटी जो है करते रहते हैं, घर से बाहर निकलना ही मुश्किल होता। हर मौसम में छतरी लेकर के जानी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जहां देखो क्या करते हैं, पॉटी 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 करते रहते। क्यों? क्योंकि भाई सपोज अगर यूरिक एसिड बहुत टॉक्सिक होता तो वो बोलते कि भाई ये तो जो है ना हमारे अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तो बहुत टॉक्सिक है, तो हमको तो क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहां जगह मिली वहां पे कर दी। अच्छी बात है कि ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इसको बॉडी में रखा जा सकता है।
ठीक है, इतना समझ में आया? आप इसका जो है बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? वीडियो को पॉज करना और आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहाँ? तो अपनी स्लाइड्स के ऊपर वापस से आ जाते हैं। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, वो एक बार हम फटाफट से रीड कर लेते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द लिविंग सेल्स ऑफ organisms, both plants and animals, work all the time in order to sustain life of the organism। क्या मतलब हुआ इसका? जो मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में समझाया था ना कि हमने एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, वो ऑर्गेनिज्म निहायत ही आलसी है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो सेल्स हैं वो लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि सेल्स लगातार काम कर क्यों रहे हैं? सेल्स को क्या शौक चढ़ा है लगातार काम करने का? कहने को तो जो ऑर्गेनिज्म है वो एकदम ऐसे लेजी है, लेकिन फिर भी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो सेल्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। किस खुशी में? किस खुशी में सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं? ताकि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। सेल्स क्यों पूरे टाइम काम कर रहे हैं? ताकि ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए उसके बॉडी के सेल्स क्या करते हैं? काम करते रहते हैं। भले ही ऑर्गेनिज्म को इस चीज़ की वैल्यू हो या ना हो, वो भले ही पड़ा रहे, एक्टिव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेजी भी हो सकता है, लेकिन सेल्स जो है ना बॉडी के, वो तो काम करती रहेंगे ताकि ऑर्गेनिज्म की मतलब उसकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ताकि ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। So under normal conditions, the living cells of organisms, both plants and animals, work all the time in order to sustain the life of the organism. Most of this work is done in the form of biochemical reactions. जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सेल्स काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऑफिस जाते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। Some examples of these reactions are synthesis of proteins, fats, carbohydrates, hormones, pigments, oxidative breakdown of glucose and many other catabolic and anabolic reactions। तो कुल मिलाकर के बायोकेमिकल रिएक्शंस में कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। अरे बायोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें कि चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस। और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें कि चीज़ें टूटती हैं, चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है, कुछ टूट फूट होती है, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है? दीज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बेसिकली ये दोनों ही टाइप्स होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के। ऑल दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस फॉर्म मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कैसे बनाया जाता है? सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को ऐड कर दो, बन गया क्या? मेटाबॉलिज्म। ठीक? ड्यूरिंग दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस सम मेटाबोलाइट्स आर प्रोड्यूस विच मे बी टॉक्सिक इफ एक्यूमुलेट इन द सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स काम के होते हैं, कुछ एकदम फालतू होते हैं, और अगर वो फालतू चीज़ें सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएं तो फिर वो हमारे लिए घातक, टॉक्सिक साबित हो सकते हैं। वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज। जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो हमारे बॉडी में पानी और नमक का जो कंटेंट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी तो हमारी बॉडी में पानी और नमक का जो कंटेंट है वो क्या होता है? ऊपर नीचे हो जाता है। The two important homeostatic processes occurring in the living organisms which help to control the outcomes of these biochemical reactions are, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको biochemical reactions के outcomes बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको biochemical reactions के outcomes बता दिए हैं कि भाई biochemical reactions होंगी तो फिर ये होगा, क्या होगा? कुछ toxic waste बन सकता है, क्या बनता ही है? बॉडी में पानी और सॉल्ट का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है ना? तो जब भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनके कुछ आउटकम्स होते हैं। क्या?
पहला वेस्ट बनेगा, टॉक्सिक वेस्ट बनेगा, दूसरा पानी और सॉल्ट का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो ऊपर नीचे जा सकता है। तो दो ऐसी होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, जो क्या करती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो आउटकम्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं। दो ऐसी होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होती हैं ताकि बायोकेमिकल रिएक्शंस के इन दो आउटकम्स को कंट्रोल किया जाए। कौन सी हैं वो दो होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। आप बोलोगे कि मैम आपने ऑस्मोरेगुलेशन तो समझाया नहीं। कोई बात नहीं, समझाती हूँ, अभी रुक तो जाओ 2 मिनट। आपके सिलेबस में वैसे भी ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है ना, जब आएगा तो पढ़ा दूंगी। देखो यहाँ पे excretion, it is the biological process by which an organism gets rid of excess or toxic waste products of metabolism। भाई बात समझ में कि क्या है excretion? मैंने आपको बताया ना कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वेस्ट बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। एग्जाम्पल क्या था मेटाबॉलिक वेस्ट का? एक तो बहुत कॉमन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रीशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस, ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये एक लाइफ प्रोसेस है, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स रिड ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट दीज products of organisms cells would generally be harmful and prevent the maintenance of a steady state। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को, अगर हमने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी में अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है तुम हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के सेल्स में जमते जाओ, एक्यूमुलेट होते जाओ, तो पता है क्या होने वाला है? हमारे लिए ही चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे एंड प्रिवेंट द मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेडी स्टेट। अब देखो ऐसा है, आप मुझसे बोलोगे कि मैम हमने तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में इजेशन की प्रोसेस पढ़ ली थी, हमने न्यूट्रिशन की प्रोसेस में इजेशन की प्रोसेस पढ़ ली थी, इजेशन में भी तो हम वेस्ट ही निकाल रहे थे अपनी बॉडी से। अरे इजेशन में क्या होता है? हम फीकल मैटर को ही तो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, पॉटी करते कि नहीं करते? तो आप बोलोगे कि मैम हमने तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस में इजेशन पढ़ लिया था, तो फिर आज हम एक्सक्रीशन क्यों पढ़ रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा, अगले सेशन में मिलेगा, जब हम ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है वो समझेंगे। चलो फिर आता है ऑस्मोरेगुलेशन। देखो हम ना, स्पेशली हम ह्यूमन बीइंग्स, हम एक नंबर के चटोरे होते हैं, स्पेशली जब बात आती है कुछ मीठा, कुछ नमकीन खाने की, कुछ चटपटा खाने की। हमारे बॉडी को ना इतना सॉल्ट चाहिए नहीं होता है जितना हम ठूस लेते हैं। पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, है ना, चिप्स खाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, आलू भुजिया खाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सब तो हम खाते पीते रहते ही हैं। घर में अगर देखो क्या होता है ना, जो टेस्ट हमारे ज़बान को अच्छा लगता है, ज़बान उसी टेस्ट को दोबारा फील करना चाहती है। आपने आलू भुजिया खाई, बेहतरीन तरीके से उसमें नमक होता है, स्पाइसेस होते हैं। आपने चिप्स खाए, बेहतरीन तरीके से उसमें नमक होता है, स्पाइसेस होते हैं, ठीक है ना। अब यही टेस्ट आप ढूंढोगे घर के खाने में कि अगर मम्मी ने थोड़ा सा कम नमक कर भी दिया होगा तो आप चिल्लाओगे कि मम्मी ये क्या किया, नमक इतना कम क्यों है? डाल दिया 1 चम्मच नमक। तो हमारी आदत होती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ही नमक ठूस लेते हैं हमारी बॉडी में, इतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। सिमिलरली किसी दिन देख लिया कि न्यूज़ में आ रहा है या कोई क्या बोलते हैं यूट्यूब पे कोई बोल रहा है इन्फ्लुएंसर कि जो है ना ज़्यादा पानी पियो तो उससे स्किन जो है ग्लो करती है, ज़्यादा पानी पियो तो उससे जो है स्किन ग्लो करती है। तो हमने क्या हमने क्या किया, उसी दिन से, उसी समय से धकाधक पानी पीना शुरू कर दिया।
तो भाई बॉडी के बारे में भी तो सोचो कि हम कर क्या रहे हैं उसके साथ। जब सपोज आप अभी 16 साल के हो, तो 16 साल तक तो आपने बॉडी को ज़्यादा पानी दिया ही नहीं। अचानक से देख लिया कि एक इन्फ्लुएंसर बोलती है कि मेरे खूबसूरत त्वचा का राज क्या है, ढेर सारा पानी है दिन में, तो आपने उसी दिन से उसी समय से पानी 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 पीना शुरू कर दिया। तो भाई बॉडी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। एक तो नमक खाए जा रहे हैं, ऊपर से पानी पिए जा रहे हैं। तो भाई बॉडी के ऊपर फिर अब ये जिम्मेदारी भी बनती है, बॉडी के ऊपर अब ये जिम्मेदारी भी बनती है कि बॉडी जो है अंदर, बॉडी अपने अंदर पानी और सॉल्ट का जो आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन रखें, आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखें। तो जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी क्या करती है, पानी और आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। Osmoregulation is a process that maintains the amount of water and proper ionic balance in the body fluids. अब आप बोलोगे कि मैम बॉडी फ्लूइड्स बोले तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा हम पढ़ चुके हैं, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ हम पढ़ चुके हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स का मतलब क्या है, सेल कंटेंट्स ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी में पानी और आयनिक बैलेंस जो है बना रहता है। बॉडी में कहाँ, बॉडी फ्लूइड्स में। क्या है ऑस्मोरेगुलेशन, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी फ्लूइड्स में, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है बेटा जी, एक ऐसी प्रोसेस है, ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी फ्लूइड्स में पानी और आयनिक बैलेंस प्रॉपर, मतलब बैलेंस बना रहता है, पानी और आयंस का, पानी और आयंस का प्रॉपर बैलेंस बना रहता है। कहाँ, बॉडी फ्लूइड्स में। कैसे, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन इन द बॉडी बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, पर्टिकुलरली ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आयंस। आई बात समझ में। तो सोडियम आयंस, नमक खाया है तो नमक में क्या होता है, अरे नमक में सोडियम और क्लोराइड आयंस ही तो होते हैं। तो उसको, अब आपने खा लिया नमक, आपने खा लिया नमक, बहुत सारा खा लिया, अब बॉडी के ऊपर जिम्मेदारी बन गई कि भाई जो नमक खाया है, इस नमक में जो सोडियम और जो क्लोराइड आयंस है, अब उनका लेवल मेंटेन करते रहो। बताइए, हमने तो अपनी जीभ के लिए खा लिया नमक ढेर सारा, बॉडी की ऐसी की तैसी हो गई। क्यों, जो नमक खाया उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं। जैसे ही नमक खाया तो बॉडी में नमक के सोडियम और क्लोराइड आयंस बढ़ गए। अब बॉडी की जिम्मेदारी किसको मेंटेन करो, बताइए कौन करेगा मेंटेन, तो ऑस्मोरेगुलेशन की प्रोसेस से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी फ्लूइड्स में पानी और आयंस का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी फ्लूइड्स में पानी और आयंस का एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाता है। बॉडी फ्लूइड्स बोले तो सेल का कंटेंट, ब्लड प्लाज्मा, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखता है। मैं चाह रही थी, देखो मेरी स्लाइड्स भी रेडी थी, मैं चाह रही थी कि मैं आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा दूं आज, लेकिन आज नहीं, अगले सेशन में पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। देखो मेरी प्लानिंग अब थोड़ी सी बदल गई है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे रियलाइज़ हुआ है कि पहले हमें ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, हमें वो देखना चाहिए। तो अब अगले सेशन में हम वही निपटाएंगे। आप करोगे क्या तब तक, अगले सेशन तक विजिट करोगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। गूगल पे यही टाइप करना है, सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको क्लास 10th में जाना है। क्लास 10th में आप जैसे ही जाओगे क्लास 10th बायोलॉजी में आपको मेरी शक्ल दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइफ प्रोसेसेस जो अपना चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको एकदम सीरीज में प्रॉपर्ली अरेंज्ड मिल जाएंगे, है ना। ये है पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला। तो कुछ इस तरीके से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।